Hello student, I am Rani Devi, your Hindi teacher. Today we are going to study subject Hindi, Vyakaran, remaining part. Page number 4. बोली। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लोग भाषा के किसी विशेष रूप को बोलने लगते हैं। क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसका हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, जैसा कि ये नीले बॉक्स में लिखा हुआ है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मतलब जो भाषा होती है जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो बोली कहलाती है। हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु स्थान विशेष के लोग इसे अपने विशेष रूप में बोलते हैं। हरियाणा के निवासियों द्वारा बोलने में विशेष रूप दिए जाने पर यह हरियाणवी और ब्रज के लोगों द्वारा ब्रज भाषा, इसी प्रकार अवधी तथा मैथिली आदि रूप में देखने सुनने को मिलती है। अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी जो होती है वह अलग अलग तरह से बोली जाती है, कुछ उसमें चेंजेज हो जाते हैं। तो वैसे वो भाषा होती है हिंदी, और वहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है कुछ फेरबदल करके, तो वो बोली कहलाती है उस क्षेत्र के हिसाब से। अब व्याकरण। व्याकरण का संबंध भाषा से है। भाषा में वाक्य होते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं, परंतु प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का निश्चित स्थान होता है। शब्द को कहीं भी अथवा अनुपयुक्त रूप से लिख देने पर वाक्य अशुद्ध बन जाता है। अशुद्ध वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई होती है, जिससे भाषा की गति में अवरोध उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, वाक्य कैसे बनता है? शब्दों के माध्यम से बनता है। उसमें कई शब्द होते हैं जो मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं। तो जैसे कि अशुद्ध वाक्य दिया, लेकिन हम क्या करते हैं कि शब्दों को सही जगह पर जब तक रखते हैं तो उसका अर्थ सही निकलता है। जैसे कि अशुद्ध वाक्य है, हम बोल रहे हैं है रहा उड़ा बालक पतंग, तो ये स्पष्ट हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जा रहा है रहा उड़ा बालक पतंग। अब हम इन्हीं शब्दों को सही जगह पर रखेंगे तो एक वाक्य बनेगा। जैसा कि यहाँ शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, यहाँ देखें, बालक पतंग उड़ा रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि बालक क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। और इन्हीं के हमने अभी शब्द गड़बड़ कर दिए थे आगे पीछे, तो वो अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, है रहा उड़ा बालक पतंग। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, गोपाल हंस रही है। गोपाल, इसका शुद्ध क्या होगा, गोपाल हंस रहा है। समझिए, व्याकरण की दृष्टि से शब्द को उचित स्थान मिलने पर ही वह अपना सही भाव देता है। अब ये व्याकरण का, इसकी परिभाषा क्या है, व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो ये क्या हुई, हमारे व्याकरण की परिभाषा हो गई कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से होता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण का संबंध भाषा से है। किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। भाषा की मूल इकाई वर्ण होती है। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। इस प्रकार व्याकरण के
3 अंग माने जाते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या होता है? आओ देखते हैं। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, उनके आकार, उच्चारण, लिखने की विधि तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। नंबर 2 है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, उसके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। अब वाक्य क्या होता है? इसके अंतर्गत वाक्य के अंग तथा उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है। तो ये हमारे व्याकरण के 3 अंग हो गए। अब ये अभ्यास कार्य जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें से हमको इनको फिल करना है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। बोलते समय हम मुख से निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ध्वनियाँ। उसमें दिया ध्वनियाँ, रचना, तो दोनों में से सही क्या है? ध्वनियाँ। हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, तो हम यहाँ पर ध्वनियाँ पर टिक लगा देंगे राइट का। अब नंबर दूसरा है जो बोली जाए वह क्या है? भाषा है। इसमें ऑप्शन दिए हैं भाषा और भाव। भाव तो क्या होते हैं? देख करके व्यक्त किए जाते हैं, और जब बोलते हैं तो वो भाषा हो जाती है। हमारे भावों को ही हम प्रकट करते हैं, वही तो भाषा है। तो भाषा है, जो बोलते हैं वो भाषा है। अब नंबर 3 भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नंबर 1 लिपि लिखा, दूसरे में लिखा फारसी लिपि। तो लिपियाँ तो अलग अलग होती हैं, तो भाषा के जो भी ध्वनि चिन्ह लिखे जाते हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। नंबर 4 है व्याकरण, नंबर 4 है खाली स्थान है, उसके 3 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन है व्याकरण और लिपि। तो व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं, तो हम यहाँ पर व्याकरण फिल कर देंगे इसमें से चूज करके, व्याकरण और लिपि में से। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हिंदी भाषा की लिपि खाली स्थान है, और ऑप्शन दिए हैं देवनागरी और लिखित। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। तो हम इन दोनों में से देवनागरी को यहाँ पर फिल कर देंगे। नंबर 2 है हमारे देश में खाली स्थान भाषाएं बोली जाती हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? 5, और एक दिया है अनेक। तो हम भरेंगे इसमें अनेक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में, तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। नंबर 3 है व्याकरण हमें खाली स्थान की शुद्धता का ज्ञान कराता है। तो बोलने का और भाषा 2 दिए हैं, तो भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें भाषा में आगे पीछे कौन से शब्दों का इस्तेमाल होगा तो उसकी शुद्धता का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है, तो हम यहाँ पर भाषा फिल कर देंगे। अगला है नंबर 4 भाषा भावों और खाली स्थान के आदान प्रदान का माध्यम है। तो विचारों का, लिपियों का नहीं, तो हम यहाँ से लिपियों और विचारों में से विचारों को यहाँ पर फिल कर देंगे। नंबर 5 है बोलना हो या लिखना, दोनों में खाली स्थान काम आती है, लिपि या भाषा। तो दोनों में भाषा काम आती है, बोलना हो चाहे लिखना हो, हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, वो क्या होती है? भाषा होती है। नंबर 6 है खाली स्थान एक प्रांतीय भाषा है, अंग्रेजी और बंगला। तो ये एक प्रांत में बोली जा रही है, बंगाल प्रांत में, तो ये बंगला भरेंगे। बंगला एक भारतीय भाषा है। भारत में बोले जाने वाली भाषा बंगला है।
नंबर 7 है हम खाली स्थान भाषा में बोलते हैं। तो देवनागरी में या हिंदी में, हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, देवनागरी तो लिपि है। नंबर 8 है रेडियो की भाषा खाली स्थान होती है। तो रेडियो की कौन सी होती है, लिखित या मौखिक? तो मौखिक, क्योंकि रेडियो में बोलते हैं वो लोग, लिखते थोड़ी हैं, अपन उसको सुनते हैं, तो ये मौखिक भाषा होती है। बताइए निम्नलिखित भाषाएं हमारे देश में किन राज्यों में बोली जाती हैं? हिंदी। तो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा आदि। नहीं भर देना है। नंबर 2 है मराठी। मराठी कहाँ बोली जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में बोली जाती है। नंबर 3 पे है गुजराती, ये गुजरात में बोली जाती है। नंबर 4 है बंगला, ये पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। नंबर 5 मलयालम, मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। नंबर 6 है कन्नड़, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। नंबर 7 पर है तमिल, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। और नंबर 8 है कश्मीरी, तो कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। सूरज है निकलता, मैं पूरब। तो हमको इन शब्दों का क्या करना है, चयन करके सही जगह पर लिखना है। तो सबसे पहले इनमें से जो वाक्य शब्दों का क्रम गलत है इसको हम सुधारेंगे। तो पहले सूरज आ जाएगा, सूरज पूरब में निकलता है। इसी तरह से नंबर 2 छिपता में है सूरज पश्चिम, तो सूरज पश्चिम में छिपता है। रवि ने दूध खाया, तो रवि ने दूध पिया। नंबर 4 है लड़की जा रहा है, तो लड़की जा रही है। ये हमारा सही शब्द हो जाएगा। ये वाक्य हमने सही सही करके लिख लिए। अब आगे चलते हैं। तो ये भारतीय भाषाएं दी हैं और उनकी हमको लिपियां लिखना है। तो पहली वाली है हिंदी। तो जैसे बताया था हिंदी की कौन सी लिपि होती है, देवनागरी। और ये क्या है, गुजराती। गुजराती की कौन सी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी में लिखा जाता है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हिंदी, गुजराती, मराठी ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी में लिखी जाती है। अब इस पर ये क्या है, स्पष्ट कीजिए मौखिक भाषा क्या होती है। तो मौखिक भाषा क्या होती है, मुख से जो कुछ बोला और कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा, तो जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है, इसे लिखित भाषा कहते हैं। चित्रों को देखकर बताइए इसमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। अब जैसे ये माइक लिए हुए लड़की, तो ये क्या कर रही है, गा रही है या कुछ बोल रही है, तो ये कैसी भाषा हो जाएगी हमारी, मौखिक, क्योंकि मुँह से बोल रही मौखिक में। अब ये क्या कर रहा है, ये भी सुन रहा है, तो ये भी कौन सी भाषा हुई, मौखिक। इसमें से आवाज़ निकल रही है मौखिक और बच्चा सुन रहा है। अब ये लिख रहा है, यानी कि ये कौन सी भाषा हुई, लिखित। और ये पढ़ रहा है, तो ये भी कौन सी हुई, लिखित, क्योंकि लिखी हुई भाषा है, इसको ये पढ़ रहा है, तो ये लिखी लिखाई भाषा है। या इसको भी हम मौखिक, पढ़ रहा है तो पढ़ने को लिखना या पढ़ना जो है तो लिखित में आता है, कि लिखा होगा तो वो पढ़ेगा, तो ये लिखित में ही आएगा। आपको ये समझ में आ गई होंगी भाषा कौन सी लिखित होती है, कौन सी मौखिक होती है, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है, आपको ये लिखना है और